हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको विदित है कि हमने जो नई सीरीज़ की शुरुआत की है, इसके अंदर अपन आरपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा है, उसका जो फर्स्ट पेपर है उसके अंदर जो जनरल साइंस अपना सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है उसके बारे में अपन शॉर्ट नोट्स के माध्यम से अध्ययन कर रहे थे। अभी तक हमारी 4 क्लासें हो भी गई है, आज 5वीं क्लास है। आप सबने जो पीछे की 4 क्लासें हैं वो देख भी ली है, तो ये क्लास है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगी। अगर पहले वो नहीं देखी है तो पहले वो देख लेना ताकि ये अच्छे से समझ में आ जाए। पिछली जो कक्षा है उसके अंदर आपने ग्रंथियों के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था कि भी ग्रंथियाँ हैं कौन कौन सी होती है, जैसे अंतःस्रावी है, बहिःस्रावी है, यानी एक्सोक्राइन है, एंडोक्राइन ग्रंथियाँ हैं, इनके बारे में अपन पढ़ रहे थे। आई होप आपको ये श्रृंखला है वो पसंद भी आ रही है। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप सबका फीडबैक आ रहा है तो बहुत कम फीडबैक आ रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई हो सकता है आप सबको पसंद भी नहीं आ रही होगी। तो अगर आप सबको पसंद आएगी तो मैं आगे इस जो सीरीज़ है इसको कंटिन्यू रखूँगा, और अगर फीडबैक ज़्यादा नहीं आ रहा है तो फिर मैं क्यों फालतू में मेहनत करूँगा, क्यों कंटिन्यू रखूँगा। तो आप फीडबैक देते रहना, कंटिन्यू रखनी है या नहीं रखनी है तो वैसे फीडबैक दे के बता देना आप मुझे। बिना देरी के हम शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि मैं पहले आपको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि पिछली क्लास है उसमें हमने जो ग्रंथियाँ हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे। अपन अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, जैसे ग्रंथियों के बारे में पढ़ा था कि ग्रंथियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। उसके बाद अंतःस्रावी तंत्र का जनक कौन है, तो थॉमस एडिसन है, ये भी मैंने बताया था आपको। उसके बाद में मैंने अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और बहिःस्रावी ग्रंथियाँ इनका अंतर है ये भी बताया था मैंने आपको। और उसके बाद में जो फिरोमेन्स हार्मोन है उसके बारे में बताया था। हार्मोन की जो खोज है वो किसने की, तो स्टार्लिंग ने की थी। उसके अलावा मोटा मोटी मैं रिपीट कर देता हूँ। मानव अंतःस्रावी तंत्र है, इसके अंदर हमने जो प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथि है जैसे हाइपोथैलेमस है, पीनियल काय है, पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, पैराथायरॉइड है, थाइमस है, अग्नाशय या मिश्रित ग्रंथि है, एड्रिनल है, वृषण है, अंडाशय है। इन सब की बात कर रहे थे अपन जो पिछली अपनी क्लास थी उसमें। तो हम बहुत कुछ इन ग्रंथियों में से कुछ तो पढ़ चुके थे और जो बाकी रही है तो वो आज पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में जैसे ये है हार्मोन्स है, इनके बारे में अपन देख रहे थे साथ में कि ऑक्सीटोसिन कौन सा है, पिटोसिन कौन सा है, एडीएच यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या है, ये भी हमने पढ़ लिया था। उसके बाद में जैसे थायराइड या आउटो ग्रंथि है ये भी पढ़ ली थी हमने। मैंने आपको बताया था कि एच आकार की होती है, 25 से 30 ग्राम इसका जो वजन है ये है, रंग है वो हल्का गुलाबी है, महिलाओं में अपेक्षाकृत बड़ी होती है, थायरोक्सिन के कार्य है ये भी देखे थे हमने। उसके बाद में आज की जो क्लास शुरू करते हैं अपन वो है हाशिमोटो रोग है, यहाँ से शुरू करेंगे। हाशिमोटो ये क्या है, तो ये स्वप्रतिरक्षी रोग है। क्या है? स्वप्रतिरक्षी रोग। और ये कब होता है, तो जब थायराइड ग्रंथि के उपचार हेतु तो दवाइयाँ दी जाती है कि थायराइड ग्रंथि है उसमें कोई रोग होता है तो उसके लिए जो दवाइयाँ दी जाती है थायराइड के लिए, तो क्या करती है कि प्रतिरक्षी है वो इन दवाओं के साथ साथ थायराइड ग्रंथि को भी भारी पदार्थ मानकर नष्ट कर देते हैं। जो एंटीबॉडी बनती है शरीर में वो क्या करती है, इन दवाइयों के साथ साथ में थायराइड ग्रंथि को ही नष्ट कर देती है, और इस क्या मान के, भारी पदार्थ मान के नष्ट कर देती है। इसलिए इसे कहते हैं हाशिमोटो रोग। और ये कैसा है? स्वप्रतिरक्षी रोग है। इसका अन्य नाम क्या है, तो ये इसका अन्य नाम है थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या भी इसे कहते हैं। उसके बाद में जैसे है कैल्सिटोनिन हार्मोन। ये कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या है, तो थायराइड ग्रंथि की सी कोशिकाएं हैं इनसे स्रावित होता है ये। और ये कैसा है, तो ये आयोडीन रहित हार्मोन है। कैसा? आयोडीन रहित हार्मोन है। और जो थायरोक्स हार्मोन है वो कैसा है, तो वो आयोडीन युक्त हार्मोन है। थायरोक्सिन के बारे में मैंने आपको बताया था। ये कैल्सिटोनिन कैसा है, तो आयोडीन रहित हार्मोन है। ये हार्मोन एक प्रोटीन भी है। यह रक्त में अतिरिक्त कैल्शियम का अवशोषण करके क्या करता है, हड्डियों में जमा करता है। जो रक्त में अतिरिक्त कैल्शियम होता है उसका अवशोषण करता है और हड्डियों में जमा कर देता है, स्टोरेज करता है, और इससे क्या होती है, हड्डियाँ मजबूत होती है, क्योंकि कैल्शियम से हड्डियाँ मजबूत होती है। अब ये कैल्सिटोनिन हार्मोन और दूसरा कोलिप हार्मोन जिसे पैराथार्मोन भी कहते हैं, इनके विपरीत कार्य करता है। कौन सा? कैल्सिटोनिन हार्मोन है वो कोलिप हार्मोन के विपरीत कार्य करता है, ये भी हमने देख लिया। उसके बाद में इसमें आगे देखते हैं अपन प्राओटू ग्रंथि। प्राओटू जिसे पैराथायरॉयड ग्रंथि भी कहते हैं, प्राओटू या पैराथायरॉयड ग्रंथि, ये क्या है, तो कहाँ स्थित होती है? थायराइड ग्रंथि के पश्च भाग में स्थित होती है।
और संख्या में ये कितनी होती है, 4 से 6 होती है ये संख्या में। कौन सी, पैराथायरॉयड ग्रंथि। इसमें पैराथ हार्मोन यानी कोलिप हार्मोन जो हमने पीछे अभी पढ़ाई है कि कोलिप हार्मोन है, कैल्सिटोनियन हार्मोन कोलिप हार्मोन के विपरीत कार्य करता है, तो वही पैराथ हार्मोन बनता है इसके अंदर। कोलिप हार्मोन की अधिकता से क्या होता है, हड्डियां कमजोर हो जाती है और छिद्रित हो जाती है। इसे क्या कहते हैं, तो ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ओस्टियोपोरोसिस। क्वेश्चन कैसे पूछते हैं कि कोलिप हार्मोन की अधिकता से क्या होता है, तो उसमें एक ये दे देता है कि हड्डियां कमजोर हो जाती है, छिद्रित हो जाती है, और इससे होने वाला रोग कौन सा होता है, तो ओस्टियोपोरोसिस। कोलिप हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, अगर ये पूछ ले तो कौन सा होता है, टेटेनी। और इसमें क्या होता है, तो मांसपेशियों में जो संकुचन है वो कम हो जाता है या संकुचन नहीं पाया जाता, तो इसे कहते हैं टेटेनी रोग। और ये किससे होता है, कोलिप हार्मोन की कमी से। उसके बाद में अपन देखते हैं थाइमस ग्रंथि के, तो ये है कहाँ है, तो ये महाधमनी के उदर पक्ष पर उरोस्थि के पीछे फेफड़ों के बीच में, उरोस्थि के पीछे और फेफड़ों के बीच में एक पालीयुक्त संरचना है। कौन सी, थाइमस ग्रंथि है। इससे कौन सा हार्मोन बनता है, तो थाइमोसिन हार्मोन बनता है। कौन सा, थाइमोसिन। जो टी लिम्फोसाइट्स है उनके विकास में सहायक है। ये जो टी लिम्फोसाइट है उसके विकास में सहायक कौन सा हार्मोन है, तो कौन सा है, थाइमोसिन हार्मोन इनके जो विकास में सहायक है। और इसलिए इसे प्रतिरोधक क्षमता से संबंधित भी मानते हैं, क्योंकि जिसके अंदर थाइमस ग्रंथि होती है या थाइमोसिन हार्मोन जितना रिलीज होता है उसकी प्रतिरोधक क्षमता उतनी मजबूत होती है। इसका थाइमस ग्रंथि का अन्य नाम क्या है, तो टी लिम्फोसाइट्स की प्रशिक्षणशाला भी इसे कहते हैं। बचपन में क्या होता है कि थाइमस ग्रंथि पूर्ण विकसित होती है, और पूर्ण विकसित होती है तो उसकी वजह से जो भी जैसे लगाने हैं इंजेक्शन वगैरह है या जो टीकाकरण है, ये सब कब होते हैं, बचपन में ही करवाए जाते हैं, तो ये पूर्ण विकसित होती है। उसके बाद में युवावस्था में के बाद में ये क्या होती है, धीरे धीरे नष्ट होना प्रारंभ हो जाती है, और वृद्धावस्था में तो ये नष्ट होकर धागे के रूप में रह जाती है। और इसीलिए वृद्ध व्यक्ति है वो जल्दी बीमार पड़ जाते हैं और लेट या देरी से ठीक होते हैं। उसके बाद में अपन देखते हैं अग्नाशय, जिसे पेनक्रियाज भी बोलते हैं, तो अग्नाशय ग्रंथि को, अग्नाशय कहाँ, ये ग्रंथि कहाँ होती है, तो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। और इसे, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था, कि इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका 98% भाग है वो तो बहिस्रावी है यानी एक्सोक्राइन, और जबकि 2% भाग है वो कौन सा है, अंतःस्रावी यानी एंडोक्राइन है। यकृत के बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी कौन सी है, यकृत, और उसके बाद में कौन सी आती है, अग्नाशय। इस ग्रंथि का अंतःस्रावी भाग है वो पूरी ग्रंथि में बिखरा हुआ होता है। कौन सा, अंतःस्रावी भाग। और जिन्हें क्या कहते हैं अपन, तो लैंगरहैंस की द्वीप संरचनाएं कहते हैं। अगर हमें ये क्वेश्चन पूछ ले कि लैंगरहैंस की द्वीप संरचनाएं किसे कहते हैं, तो अग्नाशय ग्रंथि का अंतःस्रावी भाग जो पूरे शरीर में बिखरा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं, लैंगरहैंस द्वीप संरचनाएं कहते हैं, या पूरी ग्रंथि में जो बिखरा होता है उसे लैंगरहैंस द्वीप संरचनाएं कहते हैं। उसके बाद में इस ग्रंथि का जो अंतःस्रावी भाग है यानी एंडोक्राइन भाग है, एंडोक्राइन पार्ट है, वो 3 कोशिका, इसमें 3 कोशिकाएं पाई जाती है। कौन कौन सी, एल्फा कोशिकाएं हैं, बीटा कोशिकाएं और गामा कोशिकाएं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एल्फा कोशिकाएं। ये एल्फा कोशिकाएं, ये कुल कोशिकाओं का कितना प्रतिशत भाग होती है, तो 20 से 25% भाग होती है कुल कोशिकाओं का, और इनसे ग्लूकेगोन हार्मोन बनता है। तो अगर हमें ये पूछ ले कि एल्फा कोशिकाएं कौन सा हार्मोन बनाती है, तो कौन सा बनाती है, ग्लूकेगोन। और इसका कार्य क्या है, तो ये रक्त में यानी ब्लड में शर्करा स्तर को बढ़ाता है। क्या करता है, शर्करा स्तर को बढ़ाता है, यानी ग्लूकेगोन है वो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। ये तो होता है एल्फा कोशिकाओं के अंदर। उसके बाद में जैसे बीटा कोशिकाएं उनको देखते हैं। बीटा कोशिकाओं में सबसे पहले अपन देखते हैं ये कुल कोशिकाओं का कितना भाग है, तो 60 से 70% भाग है बीटा कोशिकाएं। एल्फा कोशिकाएं कितनी थी, 20 से 25%, और ये कितनी है, 60 से 70%। इनसे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है या कौन सा हार्मोन बनता है, इंसुलिन। और इंसुलिन का क्या कार्य आप सबको पता होगा, क्योंकि ये तो अपने दैनिक जीवन में देखने को भी मिलता है लोगों में। तो इंसुलिन हार्मोन बनता है, रक्त में शर्करा की मात्रा को ये क्या करता है, नियंत्रित करता है। और अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तब तो क्या होता है कि रक्त में ग्लूकोज का लेवल है वो, शर्करा का लेवल है वो बढ़ जाता है, और इससे इसे कहते हैं मधुमेह। और कौन सी मधुमेह, तो डायबिटीज मेलाइटस मधुमेह कहा जाता है। और अगर इंसुलिन की अधिकता हो जाए, ब्लड में इंसुलिन की अधिकता हो जाए, तब क्या होगा, ग्लूकोज की मात्रा है वो अत्यंत कम हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी, यानी ग्लूकोज लेवल है वो डाउन आ जाएगा, और इसे कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। क्या कहेंगे, हाइपोग्लाइसीमिया। तो इंसुलिन की कमी से तो क्या होगा, डायबिटीज
मेलाइटस। और इंसुलिन की अधिकता से क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बीटा कोशिकाएं, ध्यान में रखना। अब कुछ जो मुख्य तथ्य है या महत्वपूर्ण तथ्य है उनको भी देख लेते हैं कि इंसुलिन के खोजकर्ता कौन है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या बताएंगे, सर फ्रेडरिक बेटिंग। और अगर हमें ये पूछ ले कि कृत्रिम रूप से बना इंसुलिन क्या कहलाता है, तो ह्यूमिलिन। क्या कहलाता है, ह्यूमिलिन। और इंसुलिन में 51 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। कितने अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, 51 अमीनो अम्ल। उसके बाद है इंसुलिन की सक्रियता हेतु कौन सा तत्व है वो आवश्यक है, तो जिंक। क्या आवश्यक है, जिंक है इंसुलिन की सक्रियता हेतु आवश्यक। विश्व डायबिटीज दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो 14 नवंबर को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। अंगदान दिवस 13 अगस्त को। तो ये भी मुख्य तथ्य है, ये भी ध्यान में रखना, कोई भी अपने को क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। उसके बाद में अपन देखते हैं 3 नंबर कोशिका है वो गामा कोशिका है। और ये कुल कोशिकाओं का कितना भाग है, तो 5 से 10% भाग है। और इनसे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन स्रावित होता है इनसे। इसका क्या कार्य है, तो ये ग्लूकेगोन एवं इंसुलिन की मात्रा को संतुलित बनाए रखने में आवश्यक है। कौन सा हार्मोन, सोमेटोस्टेटिन। कहाँ से स्रावित होता है, तो गामा कोशिकाओं से ये स्रावित होता है। उसके बाद में एक रोग है या एक ऐसा आता है, इंसुलिन अटैक आता है। ये इंसुलिन अटैक क्या है, तो व्यक्ति द्वारा जब क्या किया जाता है, ज़्यादा शारीरिक श्रम या उपवास किया जाता है, तब क्या होता है, इंसुलिन का इंजेक्शन लगाने से। और उस टाइम अगर इंसुलिन का जो इंजेक्शन है वो लगा दे तो शरीर में अचानक शर्करा स्तर है वो कम होने लगता है और इससे व्यक्ति की मौत हो जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, इंसुलिन अटैक भी बोलते हैं। जैसे हार्ट अटैक होता है वैसे इंसुलिन अटैक भी आता है। और ये कब होता है, इंसुलिन का इंजेक्शन लगाने पर। और कब, जब बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम किया हुआ हो या उपवास की स्थिति में। उसके बाद में अपन देखते हैं नेक्स्ट ग्रंथि है वो एड्रिनल, जिसे अपन अधिवृक्क ग्रंथि भी बोलते हैं। ये कहाँ स्थित होती है, तो दोनों वृक्कों के ऊपर यानी किडनी के ऊपर होती है। और दोनों के ऊपर है तो इसलिए संख्या कितनी हो गई, 2। आकार कैसा है इनका, टोपी के समान। कैसा, टोपी के समान। और ये हमारी बुद्धि को चुनौती देती है। पहली ग्रंथि है जो मनुष्य की बुद्धि को चुनौती देती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, विजडम ऑफ लाइफ। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि विजडम ऑफ लाइफ किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, एड्रिनल ग्रंथि को। और ये क्वेश्चन पहले पूछा हुआ भी है, तो ध्यान में रखना, इस बार भी पूछ सकते हैं। यदि एड्रिनल ग्रंथि को शरीर से निकाल दिया जाए तो व्यक्ति अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाता, इसलिए इसे जीवन रक्षक ग्रंथि कहते हैं। अगर एड्रिनल ग्रंथि को निकाल दें तो व्यक्ति की कुछ ही समय में मृत्यु हो जाती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, जीवन रक्षक ग्रंथि। अब एड्रिनल ग्रंथि है, इसके 2 भाग होते हैं। कौन कौन से, जैसे बाहरी और भीतरी। जो बाहरी भाग है उसे तो कहते हैं कोर्टेक्स, और ये लगभग कितना है, तो 80 से 90% भाग है। और जो भीतरी भाग है इसे कहते हैं मेडुला या इसे मध्यांश भी कहते हैं। और ये कितना भाग है, तो 10 से 20% भाग है। अब देखते हैं अपन कोर्टेक्स या वल्कुट से बनने वाले जो हार्मोन हैं उनका देखते हैं। तो सबसे पहले जो इसके कोर्टेक्स या वल्कुट से बनने वाले हार्मोन है उसके पार्ट में मिनरलोकोर्टिकोइड्स है, इस समूह को देखते हैं। इस समूह का पहला जो हार्मोन है या प्रमुख हार्मोन है वो कौन सा है, तो वो है एल्डोस्टेरोन। अब ये एल्डोस्टेरोन है, ये क्या करता है, तो ये शरीर में आयनों को संतुलन बनाए रखने में आवश्यक है। उसके अलावा ये हार्मोन सोडियम के अवशोषण तथा पोटेशियम के उत्सर्जन को बढ़ावा देता है। सोडियम के तो अवशोषण को और पोटेशियम के उत्सर्जन को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, जैसे ऑप्शन में इसको ऐसे दे दिए कि सोडियम के उत्सर्जन में और पोटेशियम के अवशोषण में, तो वो क्या हो जाएगा, गलत। तो ये होगा क्या, सोडियम का तो अवशोषण होगा और पोटेशियम का उत्सर्जन होगा। उसके बाद में जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है इसकी कमी से तो रोग होता है एडिसन रोग, और इसमें क्या होता है, बीपी कम हो जाती है। और जो अधिकता होती है उससे होता है कॉन्स रोग। और कॉन्स रोग में क्या होती है, त्वचा है इसका रंग कांस्य जैसा हो जाता है, ब्रोंज जैसा रंग हो जाता है त्वचा का, इसे बोलते हैं कॉन्स रोग। तो कॉन्स से कांस्य याद रख सकते हो। और एडिसन में क्या होता है, बीपी कम होती है। एडिसन कब होता है, हार्मोन की कमी से, और अधिकता से कौन सा रोग होता है। उसके बाद में अपन इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, ग्लूकेकार्टियोकोइड्स। ग्लूकेकार्टियोकोइड्स इस समूह का प्रमुख हार्मोन कौन सा है, तो कार्टिसोल और कॉर्टिसन। जो कार्टिसोल हार्मोन है इसे हम जीवन रक्षक हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीवन रक्षक हार्मोन। हमें ये पूछ ले जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, कार्टिसोल को। ये हार्मोन क्या करता है, तो उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है। कौन सा, कार्टिसोल हार्मोन। अब कार्टिसोल हार्मोन है वो आरबीसी के निर्माण को भी प्रेरित करता है, और आजकल इसका उपयोग है वो अंग प्रत्यारोपण में भी किया जाता है। किसका, कार्टिसोल का। तो अगर हमें ये पूछ ले कि आरबीसी के निर्माण को प्रेरित करने वाला हार्मोन कार्टिसोल, आजकल अंग प्रत्यारोपण में जिसका प्रयोग किया जाता है वो हार्मोन
तो कार्टिसोल। उसके बाद में 3 नंबर पार्ट आता है सेक्स हार्मोन। अब ये सेक्स हार्मोन कौन से होते हैं? हालांकि बहुत कम मात्रा में जो एड्रिनल ग्रंथि है वो सेक्स हार्मोन को स्रावित करती है या प्रेरित करती है, लेकिन कुछ मात्रा में करती भी है। तो एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स भाग में बहुत ही कम मात्रा में सेक्स हार्मोन भी बनते हैं। और महिलाओं में अगर इस ग्रंथि द्वारा सेक्स हार्मोन अधिक मात्रा में बन जाए तो क्या होगा? महिलाओं के शरीर और चेहरे पर बाल अधिक आते हैं। तो जिन महिलाओं के शरीर और चेहरे पर बाल अधिक होते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि एड्रिनल ग्रंथि है उसके द्वारा सेक्स हार्मोन अधिक मात्रा में बनाए जा रहे हैं। उसके अलावा मेडुला या जिसे हम मध्यांश भी बोलते हैं, इससे मुख्यतः एड्रिनल हार्मोन बनता है। और जो एड्रिनल हार्मोन है ये क्या करता है? तो आपातकालीन परिस्थितियों में सामना करने में सहायक हार्मोन है। कौन सा? एड्रिनल हार्मोन। और इसलिए इसे क्या कहते हैं? करो मरो हार्मोन भी कहते हैं या लड़ो उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। किसको? एड्रिनल हार्मोन को। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखना कि एड्रिनल हार्मोन है ये आपातकालीन परिस्थितियाँ, जैसे इमरजेंसी कोई भी सिचुएशन आ जाती है, उसमें व्यक्ति को तैयार कौन करता है? तो एड्रिनल हार्मोन तैयार करता है। उसके बाद में अगर अपन देखें कि एड्रिनल ग्रंथि को 3F ग्रंथि भी कहते हैं। 3F क्यों कहते हैं? 3F का मतलब क्या है? पहले तो ये पता होना चाहिए, फियर, फाइट और फ्लाइट। यानी ये डर में है, डर में अपनी मदद करती है। जैसे फाइट यानी लड़ाई करो, फ्लाइट यानी भाग जाओ। तो ये अपनी डर में मदद करती है या इमरजेंसी सिचुएशन है उसमें मदद करती है। 4S भी कहते हैं। कैसे? एक S यानी सेक्स है, साल्ट्स है, शुगर है और स्ट्रेस। इन सब से रिलेटेड कौन सी ग्रंथि है? एड्रिनल ग्रंथि। तो अगर हमें ये पूछ ले 3F ग्रंथि किसे कहते हैं? एड्रिनल को। 4S एड्रिनल को। ये तो थी अपनी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। उसके बाद में कुछ जैसे जनन ग्रंथियाँ हैं उनको भी देखते हैं। जनन ग्रंथियाँ कौन कौन सी है? तो एक वृषण, यानी ये कहाँ है? तो नर में उदर गुहा के बाहर वृषण कोष में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। उसके अलावा वृषण है वो क्या करते हैं? तो प्राथमिक लैंगिक अंग के साथ ही ये अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी कार्य करते हैं। सबको पता है कि वृषण है वो प्राथमिक लैंगिक अंग है, लेकिन ये साथ में अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी कार्य करते हैं। वृषण है वो शुक्र जनन नलिका और भरण या अंतराली ऊतक का बना होता है। अगर हमें ये पूछ ले वृषण यानी टेस्टिस किसके बने होते हैं? तो शुक्र जनन नलिका या भरण या अंतराली ऊतक के बने होते हैं। वृषण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जिसे हम नर हार्मोन भी कहते हैं, इसका स्रावित करते हैं। और जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों जैसे आवाज़ का भारी होना, दाढ़ी मूंछों का आना, शरीर पर अधिक बालों का होना आदि के विकास में सहायक है। अगर हमें ये पूछ ले कि नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में कौन सा हार्मोन सहायक है, तो कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। ये हमने वृषण के बारे में जाना है। उसके बाद में अपन देखते हैं अंडाशय के बारे में। तो ये मादा में एक जोड़ी अंडाशय उदर गुहा में स्थित होते हैं। ये प्राथमिक मादा लैंगिक अंग है और जो प्रत्येक रजचक्र यानी MCA के दौरान एक अंडाणु बनाता है। इनसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होते हैं। अगर हमें ये पूछ ले अंडाशय से कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, और वृषण से टेस्टोस्टेरोन। एस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों जैसे आवाज़ का पतला होना है, शरीर पर कम बालों का होना आदि के विकास में जो भी द्वितीयक लैंगिक लक्षण है उसमें सहायक है एस्ट्रोजन। उसके अलावा जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये क्या है? तो ये गर्भधारण को बनाए रखने में सहायक हार्मोन है, इसलिए इसे गर्भधारण का हार्मोन भी कहते हैं। अगर हमें ये पूछ ले कि गर्भधारण का हार्मोन किसे कहते हैं, तो है प्रोजेस्टेरोन। और एस्ट्रोजन इसे सुंदरता का हार्मोन भी कहते हैं। उसके बाद में एक रिलैक्सेशन हार्मोन होता है। इसका क्या कार्य होता है? ये प्रसव के समय जो गर्भाशय को रिलैक्स करता है और जिससे प्रसव पीड़ा है वो कम होती है। प्रसव के समय बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है तो उसको कम करने के लिए जो हार्मोन रिलीज होता है उसका नाम है रिलैक्सेशन हार्मोन। कौन सा? और जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो मैंने पिछले कक्षा में पढ़ाया था आपको, वो क्या था? प्रसव पीड़ा का हार्मोन था और ये प्रसव पीड़ा को कम करने का हार्मोन है। उसके बाद में एक है HCG हार्मोन। HCG का फुल फॉर्म क्या है? तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ये क्या करता है? इसका दूसरा नाम है गर्भधारण की जांच करना। जैसे प्रेगनेंसी किट आते हैं उसके द्वारा प्रेगनेंसी जांच की जाती है, तो उसमें सहायक यही होता है, इस हार्मोन का ही पता लगाता है वो। अगर महिलाओं के मूत्र में इस हार्मोन की उपस्थिति होती है तो इसका मतलब ये प्रेगनेंसी पॉजिटिव का संकेत होती है। और ये कौन बताता है? तो HCG। ये तो थे जो मानव हार्मोन है ये सब। उसके बाद में कुछ पादप हार्मोन है वो भी देख लेते हैं, बहुत ही कम है ये, तो इनको भी देख लेते हैं, क्या पता क्वेश्चन यहीं से भी पूछ ले। तो प्रमुख पादप हार्मोन में जैसे ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, एब्सिसिक अम्ल है, एथिलीन है, फ्लोरिजेंस है या साइटोकाइनिन है, इन सबको भी देख लेते हैं अपन। ऑक्सिन हार्मोन है, इसकी खोज किसने की थी? तो डार्विन ने।
ये पादप के शीर्ष भागों में बनता है। जो पादप की प्राथमिक वृद्धि है यानी लंबाई की वृद्धि में सहायक कौन सा है? ऑक्सिन। क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि पादप की लंबाई में सहायक हार्मोन कौन सा है, और पहले पूछा हुआ भी है ऑक्सिन का, तो बहुत बार पूछा हुआ है। जैसे ऑक्सिन हार्मोन भी बोलते हैं इसे, और ऑक्सिन हार्मोन भी बोलते हैं, तो वो इंग्लिश में से हिंदी ट्रांसलेट करते हैं तो कैसे भी बोल सकते हैं। तो इसे ये लंबाई में वृद्धि में सहायक है, और ये पादप को सीधा खड़ा रखने में सहायक है। 2 नंबर आता है जिब्रेलिन हार्मोन। इसका भी क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले। इसके खोजकर्ता कौन है? तो कुरोसावा, और इसकी सहायता से कम समय में बड़े आकार के फल एवं फूल प्राप्त किए जा सकते हैं। उसके बाद में एक है एथिलीन। इसकी खोज की थी बर्ग ने। एकमात्र पादप हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। अगर हमें ये पूछ ले कि गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला पादप हार्मोन कौन सा है, तो कौन सा है? एथिलीन। ये फल पकाने में सहायक हार्मोन है। उसके बाद में अपन देखते हैं एब्सिसिक अम्ल। ये वृद्धि रोधक हार्मोन है। जैसे अगर पादपों की बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है तो उनको रोकने का कार्य कौन करता है? एब्सिसिक हार्मोन। ये पादपों की प्राथमिक वृद्धि को रोकता है। और अंत में देखते हैं अपन फ्लोरिजेंस। ये क्या करता है? तो ये पत्तियों में बनता है और फूल खिलाने में सहायक है, अतः इसे फूल खिलाने वाला हार्मोन भी कहते हैं। और लास्ट अपना पादप हार्मोन है वो है साइटोकाइनिन। इसकी खोजकर्ता है मिलर। ये हार्मोन भी ऑक्सिन और जिब्रेलिन की तरह वृद्धि हार्मोन है जो कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। कौन सा? साइटोकाइनिन। यानी इसका भी जो ऑक्सिन हार्मोन है, जिब्रेलिन हार्मोन है, वैसा ही कार्य है। वैसे अपनी कोशिश तो यही रहती है कि क्लास है वो 20 मिनट की हो। अभी 21 मिनट की तो हो गई है, और क्वेश्चन जो PYQ है वो भी मैं लेके आया हूँ, तो साथ में करवा देता हूँ ताकि अपना सिलेबस है वो भी जल्दी हो जाए। तो आज के अपन क्वेश्चन है वो देखते हैं इसमें कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे अंतःस्रावी विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो मैंने जैसे आपको बताया भी था किसे कहते हैं, थॉमस एडिसन को अंतःस्रावी जनक विज्ञान का जनक कहते हैं। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप वृद्धि को रोकता है? अभी जैसे मैंने बताया था कौन सा है? एब्सिसिक अम्ल। त्वचा के रंग के लिए उत्तरदायी वर्णक कौन सा है? तो मैंने पिछली कक्षा में बताया था आपको मिलेनियन वर्णक है, वो त्वचा के रंग को उत्तरदायी है। उसके बाद ये भी मैंने बताया था कि धूप में इसकी मात्रा है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से रंग है वो काला होने लगता है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं? ये भी मैंने बताया था, जैसे रेबीज है, टिटनेस है, पोलियो है, ये सब तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं, तो उपरोक्त सभी। पांचवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जैविक घड़ी यानी बायोलॉजिकल क्लॉक का कार्य करती है? तो कौन सी है? पीनियल ग्रंथि। मैंने आपको पिछले कक्षा में बताया भी था ये। उसके बाद छठा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन को प्रसव पीड़ा हार्मोन कहते हैं? मैंने आपको अभी जैसे 1 मिनट पहले मैंने आपको बताया था ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, उसे प्रसव पीड़ा हार्मोन कहते हैं। और जो प्रसव पीड़ा को कम करने वाला है वो है रिलैक्सिन हार्मोन। सातवां क्वेश्चन है वे तंत्रिकाएं जो मस्तिष्क या मेरुरज्जु से प्राप्त निर्देशों को अंगों की ओर ले जाती है क्या कहलाती है? तो ऐसी क्या होती है? प्रेरित तंत्रिकाएं। और संवेदी जस्ट इनकी उल्टी होती है, विपरीत कार्य होता है इनका। आठवां क्वेश्चन है कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसे ADH कहा जाता है को और क्या कहा जाता है इसको? तो वेसोप्रेसिन हार्मोन भी कहते हैं। प्रसव पीड़ा ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है कि मानव शरीर में ऐच्छिक मांसपेशियों का नियमन कौन करता है? तो कौन करता है? अनुमस्तिष्क है वो मानव शरीर में ऐच्छिक मांसपेशियों का नियमन करता है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है कि अनैच्छिक क्रियाओं जैसे हृदय स्पंदन है, रक्तदाब है, उल्टी को मस्तिष्क का कौन सा भाग है वो नियंत्रित करता है? तो मेडुला ओब्लोंगेटा। मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था। दोनों कक्षा के जो क्वेश्चन है वो एक साथ ही ले आया ताकि आराम से एक जगह हो जाए। 11वां क्वेश्चन है कि न्यूमोटॉक्सिक केंद्र यानी श्वसन केंद्र उपस्थित होता है, तो कहाँ उपस्थित होता है ये? पोन्स वेरोलाई में। सारे पीछे जो कक्षा में अपन ने नोट्स बनाए हैं उनमें से ही है सारे क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये है गुरुग्राम नई दिल्ली में। ये हमने नोट्स में नहीं देखा है, तो ये एक नया क्वेश्चन है। 13वां है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को सुपीरियर कमांडर के नाम से जाना जाता है? तो किसे जानते हैं? हाइपोथैलेमस ग्रंथि, क्योंकि ये पीयूष ग्रंथि पे भी नियंत्रित करते हैं, इसलिए इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि या हाइपोथैलेमस ग्रंथि भी कहते हैं। उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन है वो कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। 15 मानव में स्वायत्ता तंत्रिका तंत्र बना होता है, तो किससे बना होता है? अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिकाओं से, जो कि हमने पिछले कक्षा में देखा है। 16वां क्वेश्चन है कि न्यूरॉन्स में कौन सा कोशिकांग अनुपस्थित होता है? तो न्यूरॉन्स में कौन सा कोशिकांग है वो अनुपस्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है, केंद्रक होता है, तारकाई नहीं होता, तो ये C। 17वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मध्य मस्तिष्क का भाग है? तो कौन सा है? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ये है मध्य मस्तिष्क का भाग है।
ये थे अपनी आज की क्लास साइंसेस की। ये अपना टॉपिक ग्रंथियों से संबंधित है, हार्मोन से संबंधित है या तंत्रिका तंत्र से संबंधित है, ये अपना कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये श्रृंखला पसंद आई होगी, ये क्लास पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, कमेंट करके फीडबैक दे सकते हो, क्योंकि फीडबैक के अकॉर्डिंग ही मैं आगे सोचूंगा कि इन क्लासों को जारी रखना है या नहीं रखना है। और हाँ, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, ताकि जो भी अपनी नेक्स्ट क्लास है वो आपको मिलती रहे। और जैसे एजुकेशनल मैनेजमेंट की है तो वो भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ में अपनी आईसीटी की भी क्लासें चल रही है तो वो भी देख सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।